डर एक एहसास में आपका स्वागत है। इस चैनल पर आपको सुनने को मिलती हैं डरावनी और सच्ची भूतिया कहानियाँ। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखना पसंद है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अनुज है और मैं केरल का रहने वाला हूं। पेशे से मैं एक हेड कांस्टेबल हूं। पुलिस में भर्ती होने का हमेशा से मेरा सपना रहा था। मैं एक छोटे से गांव में रहा करता था, तब पुलिस बनने के सपने देखा करता था। और कहते हैं जो आप भगवान से मांगते हैं भगवान आपको एक ना एक दिन देते जरूर हैं। पिछले 3 सालों से मैं पुलिस में काम करता रहा हूं। अब हेड कांस्टेबल बन चुका हूं और इसकी मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। इंस्पेक्टर साहब के साथ जब भी मैं किसी केस को सुलझाने के लिए जाता हूं मेरी आंखें चमक जाती हैं। लेकिन आपको जैसा लगता है पुलिस वालों का काम उतना आसान नहीं होता। ऐसा नहीं है कि हम किसी गांव किसी शहर में पहुंच जाएं और एक चुटकी में हम चोर को या क्रिमिनल को पकड़ लेते हैं। हमें कई बार महीनों का वो वक्त बिताना पड़ता है, सबूत इकट्ठे करने पड़ते हैं, हमारा सर फटने को आ जाता है, ऊपर से सीनियर्स का प्रेशर। कई बार तो ऐसा लगता है बहुत बुरे फंस चुके हैं, लेकिन लोग हम पर भरोसा करते हैं, हम उनका भरोसा कभी तोड़ नहीं सकते। इसीलिए जी जान लगाकर हम कोशिश करते हैं कि हम लोगों के बीच वो डर को खत्म कर पाएं। लेकिन सबसे मुश्किल केस को सुलझाना नहीं, केस को समझना होता है। सबसे पहले लोग हमारे पास कंप्लेंट करते हैं, उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। फिर हमें समझना पड़ता है इसमें सच्चाई भी है या ऐसा तो नहीं छोटी मोटी बात को बड़ा चढ़ाकर बताया जा रहा है। हम उस कंप्लेंट पर अच्छे से नजर डालते हैं। अगर हमें लगे FIR दर्ज करनी होगी फिर हम FIR दर्ज करते हैं। कई बार छोटी मोटी घटना को ही बहुत ज्यादा बढ़ाया जाता है, तब हमें सख्ती से उन्हें समझाना पड़ता है। छोटी छोटी बातें लेकर पुलिस स्टेशन में नहीं आना चाहिए। घर के छोटे मोटे झगड़ों को भी अगर वो पुलिस स्टेशन में ले आएंगे तो हम इसी काम में लगे रहेंगे और बड़े बड़े क्रिमिनल हमारी आंखों के सामने से निकल जाएंगे, हम उन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। और कई महीनों से मैं देखता आ रहा था एक गांव जो काफी पीछे बना हुआ था, नदियों के बीच, दलदल के बीच। यहाँ कई गांव हैं। केरल इस तरह का इलाका है, जंगली इलाका, कई जंगल दलदलों के बीच बने हुए, और वहां पर गांव के कुछ लोग भी रहते हैं। ऐसे ही कुछ गांव से हमें कंप्लेंट्स आ रही थी, उन्हें कोई परेशान कर रहा है, कोई जानवर। उन्होंने कंप्लेंट वन विभाग वालों को भी बताई थी, कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वो बार बार पुलिस स्टेशन में आकर अपनी वो कंप्लेंट बताते जा रहे थे। मैंने पुलिस इंस्पेक्टर को भी कहा था कि मैं इस केस में अपना हाथ डालना चाहूँगा, क्योंकि मैं उसी इलाके से आता हूँ, लोगों की बात अच्छे से समझ पाऊँगा, उन्हें समझा भी पाऊँगा। वो बार बार आकर कंप्लेंट किए जा रहे हैं। वहाँ पर कुछ लोगों पर हमला भी हुआ है, कुछ लोगों की जान भी गई है। लेकिन इंस्पेक्टर साहब मुझे कह रहे थे उन्होंने कहानियां ही इतनी अजीब सी सुनाई हैं, उन कहानियों पर यकीन किया ही नहीं जा सकता। 1-2 बार इंस्पेक्टर साहब वहां पर जाकर आए थे, लेकिन उन्होंने देखा वहां किसी क्रिमिनल को, किसी जानवर को पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल है। वहां पर बड़े बड़े मगरमच्छ भी रहते हैं। ये दलदली सा इलाका है, वहां कोई छिप भी जाए तो उसे ढूंढना बहुत ज्यादा मुश्किल होगा। लेकिन गांव वालों की बातों से ऐसा लग रहा है ये कोई इंसान नहीं है, कोई भूत है। इसीलिए इंस्पेक्टर साहब को लगा वो अंधविश्वासी गांव के लोग जानबूझकर कंप्लेंट किए जा रहे हैं ताकि हम किसी न किसी ऐसे को पकड़े जिन्हें वो पसंद नहीं करते हैं। इस बार फिर से वो कंप्लेंट आई थी, लेकिन मैंने इंस्पेक्टर साहब को कह दिया था सर मैं इस कंप्लेंट को सुलझाने की कोशिश करूंगा। इंस्पेक्टर साहब ने कहा था यहाँ देखो और भी कई केस है, उन पर नजर डालना शुरू कर दो, हमारे पास काम बहुत ज्यादा है, करने वाले लोगों की संख्या बहुत ज्यादा कम है। लेकिन
उस समय वो कंप्लेंट काफी ऊपर से आई थी, बड़े बड़े अधिकारियों तक वो कंप्लेंट पहुंचा दी गई थी। तो हम पर प्रेशर बनने लगा था, क्योंकि इंस्पेक्टर साहब को इस केस में हाथ डालने के लिए मैंने ही कहा था। तो इंस्पेक्टर साहब ने भी मुझे कह दिया, ठीक है, अब बात ऊपर तक पहुंच ही गई है तो इस केस को तुम सुलझाने की कोशिश करो। जितने दिन लगते हैं तुम वहां रह सकते हो, वहां जाकर सबूत इकट्ठे करने की कोशिश करो, जानने की कोशिश करो ये गांव के लोग अंधविश्वास पर यकीन क्यों करते हैं, वहां घटनाएं कैसी हो रही हैं, और ये जो वो भूत भूत कहते रहते हैं ना, कोई ना कोई आदमी तो होगा जो उन्हें परेशान कर रहा होगा, कोई ना कोई जानवर होगा जो लोगों को चोट पहुंचा रहा होगा। तो मैं वहां जाकर इस केस को हमेशा के लिए खत्म करना होगा। क्या तुम ये काम करना चाहोगे? काफी मुश्किल है, दलदली सा इलाका है, बहुत पीछे बने हुए वो गांव जहां पर कोई सुविधा तुम्हें नहीं मिलेगी। मैं खुश हो गया था, उन्हीं गांव में से तो मैं आया हुआ था। भले ही ये गांव और भी ज्यादा आगे थे, लेकिन उन लोगों की भाषा मैं अच्छे से समझ सकता था। वो गांव के लोग क्या पसंद करते हैं, क्या पसंद नहीं करते, मैं जानता था। मैं बिल्कुल उनके जैसा ही था, वो मुझ पर जल्दी ही भरोसा कर लेंगे। मैंने हामी भर दी और उन्होंने भी मुझे लेटर दे दिया था कि वो इलाका अब तुम्हारे अंडर आ जाएगा, लेकिन याद रखना वहां तुम्हें कोई मदद नहीं मिलेगी। इस केस को तुम्हें खुद ही सुलझाना होगा, उनकी परेशानियां तुम्हें खुद ही दूर करनी होगी। मैं वहां नहीं आ पाऊंगा, वो इलाका तुम्हारा हुआ, तुम अकेले को वहां गांव वालों से मदद जरूर मिल जाएगी, लेकिन देखना तुम्हें ही होगा। हामी भरी थी मैंने। उसके बाद मैं उस गांव की तरफ निकल पड़ा था। मुझे नहीं पता था उस गांव तक पहुंचने के लिए मुझे कैसे कैसे पापड़ बेलने होंगे। मैं जब वो आखिरी वाले गांव तक पहुंचा था तब मुझे पता चला उसके आगे सड़क नहीं है। बड़ी सी कश्ती से उस दलदली इलाके में वो नदियों के बीच से मुझे जाना होगा, और वहां लोग रुकते नहीं, कश्ती से जैसे मुसाफिर को छोड़कर वापस आ जाते हैं। कहते हैं वो गांव बहुत ज्यादा खतरनाक है और वहां पर रहस्यमय घटनाएं होती हैं। उस कश्ती पर बैठे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं इतनी दूर से आया हूं, अब और कितनी और आगे जाना होगा। वहां पर मुझे सब सुविधाएं मिल पाएंगी, मैं किसी बड़ी मुसीबत में फंस तो नहीं जाऊंगा। 6 घंटे का सफर मुझे सिर्फ पानी में करना पड़ा था, तब जाकर मैं उस गांव तक पहुंच पाया था। कश्ती से उतरते वक्त जब मैं वापस देख रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था मैं बहुत दूर निकल आया हूं। यहां ऐसे गांव भी मौजूद हैं जिनके बारे में मैं जानता तक नहीं। ये लोग मुझे अपने जैसा मानेंगे या नहीं, मुझे पता नहीं था, लेकिन गांव वाले बहुत ज्यादा अच्छे थे। मुझे देखते ही खुश हो गए। मेरी वर्दी की पहचान हर कोई कर पा रहा था, पुलिस वालों को कौन नहीं पहचानता। मुझे देखकर वो बहुत खुश। मुझे एक घर में बिठाया गया, खाना खिलाया गया, मुझसे सवाल पूछे गए और उसके बाद सवाल पूछने की बारी मेरी थी। मैं एक एक करके उनसे पूछता जा रहा था, गांव की परेशानियां क्या हैं, आपके इस गांव से बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स आ रही हैं, और आपका ये जो गांव है बना भी किस तरह से जंगल के बीच है, दलदली इलाके में, चलकर भी यहां तक आया नहीं जा सकता, बहुत ज्यादा दूर है, कश्तियों से आया जाता है, और आपको अगर कोई हेल्थ कंडीशन आ जाती है, किसी भी तरह की इमरजेंसी आ जाती है, आप अस्पताल तक कैसे जाते हैं? उन्होंने कहा यहाँ अस्पताल मौजूद नहीं है, हम जड़ी बूटियों से, औषधियों से इलाज करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अस्पताल तक जाने में लोगों की मौत हो जाती है। मैं एक पल के लिए थोड़ा घबरा सा गया था। यहाँ ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत पड़ेगी मुझे, ऐसा ना हो मुझे कोई ऐसी बीमारी लग जाए जिसके इलाज के लिए मुझे बहुत दूर जाना पड़े और तब तक मेरी सांसें रुक जाएं। यह सबसे खौफनाक चीज थी जो मेरे दिमाग में सबसे पहले आई थी। लेकिन उसके बाद गांव वालों ने जो जो बातें बतानी शुरू की वो उससे भी ज्यादा खौफनाक थी। गांव वाले बता रहे थे उन्हें बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है। पिछले कुछ समय से कोई उन्हें बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है। पहले यह गांव बड़ा अच्छा हुआ करता था, सब लोग बहुत ज्यादा खुश थे। यहाँ कई बार जानवरों का हमला होता था। दलदली इलाके में बड़े बड़े मगरमच्छ निकलकर आ जाया करते थे जो बच्चों पर हमला करते थे, लेकिन उनसे निपटने के लिए गांव वालों ने बड़े बड़े जैसे लकड़ी के हिस्से दलदल के बाहरी इलाके में लगा दिए,
ताकि पानी में रहने वाले ऐसे जीव इंसानों पर हमला ना कर पाएं। बाकी जानवरों के साथ रहना उन गांव वालों ने सीख लिया था। आसपास जितने भी गांव थे ना, वो भी काफी दूर, क्योंकि पानी में तैरकर जाया नहीं जा सकता था। कश्तियों से जाया जा सकता था, और दलदली इलाके में जैसे सिर्फ नदी पर ही कश्ती चल सकती है, दलदल पर कश्ती चलाने पर कहीं फंस जाए तो वहां से निकला भी नहीं जा सकता, फिर पेड़ों के ऊपर से सफर तय करना पड़ता है। लेकिन यहां गांव में लोग जानवरों से कम और चीजों से ज्यादा डरते थे। मैंने पूछा, और चीजें? मैं समझ नहीं पा रहा, क्या यहां पर कोई ऐसे मुजरिम है जो आपको नुकसान पहुंचाते हैं? चोरी के किस्से या लूटपाट के किस्से तो नहीं होते? उन्होंने कहा, नहीं, यहां कभी चोरी नहीं होती, कभी लूटपाट नहीं होती, लेकिन एक ऐसी जगह जहां सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं, कोई बता भी नहीं पाता। मैंने पूछा, कौन सी जगह? गांव से थोड़ा आगे, वहां एक खास टापू सा बना हुआ था दलदल के बिल्कुल बीच में, जंगली इलाके में। और गांव के लोग जब यहां कोई मर जाता तो यहां उसकी लाश को जलाया नहीं जाता, उस जगह जाकर दफनाया जाता, उसकी कब्र बनाई जाती, और ये काम रात के वक्त किया जाता। यहां गांव के लोग अलग ही संस्कृति को माना करते थे। उन्होंने कहा कि रात के वक्त ही लाश को दफनाया जाता है, चारों तरफ दिए जलाकर, क्योंकि कहते हैं रात को जब लाश जमीन को छूती है, आत्मा शरीर से बाहर निकलती है और भगवान उस आत्मा को अपने पास बुला लेते हैं। उसके बाद उसे दोबारा जन्म लेने की इच्छा नहीं होती, वो भगवान में लीन हो जाता है। लेकिन उस जगह अब कुछ अजीब घटनाएं होनी शुरू हो गई हैं। जब जब ये लाश लेकर वहां दफनाने के लिए जाते हैं, वहां उन्हें अलग सा दृश्य देखने को मिलता है। पुरानी कब्रें जैसे खोद खोद कर निकाली गई होती हैं, लाशें कई बार बाहर पड़ी होती हैं, कुछ लाशें गायब हो चुकी हैं, लेकिन कुछ लाशें जैसे खोदकर निकाली तो जाती हैं, कहीं ले जाई नहीं जाती, वहीं पर फेंक दी जाती हैं। ऐसा नहीं है ये कोई जानवर करता होगा। अगर जानवर इस तरह मांस खाने के लिए लाशों को बाहर निकालता है तो वहां फेंक कर क्यों चला जाता है? अगर वो किसी लाश को लेकर जाता है तो कहां लेकर जाता है? इस बात का जवाब गांव वालों को नहीं मिल रहा था, और इस बात से थोड़ा सा मैं भी डर गया था। मैंने उनसे पूछा, ये किसी जानवर का काम लगता है या किसी इंसान का काम लगता है? उन्होंने कहा, ये ना जानवर का काम है ना इंसान का काम है। ये बात सुनकर मैं थोड़ा सा हैरान हुआ था। मैंने उनसे कहा, जो इंसान नहीं है, जानवर नहीं है, वो क्या हो सकता है? पंछी, कोई बड़ा सा पंछी? उन्होंने कहा, नहीं, कोई भूत सा है, अजीब सा, जो वहां पर दिखता है। उसका मुकाबला करना भी आसान नहीं। कई बार उससे लड़ने की कोशिश की है कुछ लोगों ने, और जो लड़े थे वो जिंदा नहीं है बताने के लिए। उनकी भी लाश मिली, कुछ की तो लाश भी नहीं मिली। ये बात सुनकर मुझे थोड़ा सा डर लग रहा था, और मैंने उनसे कहा, कितने लोग वहां पर मारे जा चुके हैं? कंप्लेंट में ये तो बताया नहीं गया। उन्होंने कहा, वहां करीबन 14 से 15 लोग मारे जा चुके हैं। 14-15 लोगों की मौत सुनकर मेरी आंखें खुल गई थी, और मैं उन्हें कह रहा, इतने लोग मारे जा चुके हैं? ये तो बड़ी घटना लगती है, इस पर तो FIR दर्ज होगी ना? उन्होंने कहा, हम कंप्लेंट कई बार कर चुके हैं, लेकिन उस पर FIR दर्ज होती ही नहीं, उस पर कोई एक्शन होता ही नहीं। मैंने कहा, ऐसा क्यों? उन्होंने कहा, सिर्फ 2 ही लाशें मिली हैं, 13 लोगों की लाशें ही नहीं मिली। वो कहाँ गए? किस चीज ने उन्हें निगल लिया? कोई जवाब देने वाला नहीं है, लेकिन वहां वो भूत सबको नजर आता था। मैं अब हैरान सा था। मुझे ऐसा लग रहा कि मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा, इंस्पेक्टर साहब को यह बताना होगा कि 15 लोग मारे जा चुके हैं। लेकिन फिर मेरे मन में वो ख्याल आया, इंस्पेक्टर साहब इस कंप्लेंट को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे, दबाने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि उनका मानना था यहाँ पर पुलिस वाले आ गए काफी दूरी पर, और हो सकता है यहाँ काफी ज्यादा समय लगे, और इसके लिए उन्हें मुसीबत का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने मेरे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली थी और कहा था कि मुझे अकेले को ही ये काम करना होगा,
बदले में मेरी प्रमोशन मुझे मिलेगी। मैं सोच रहा था कि इस तो काफ़ी बड़ा लगता है, इंस्पेक्टर साहब के साथ काम भी बहुत ज़्यादा कर चुका हूँ। अगर मैं इस केस को सुलझा पाया, उस कातिल को पकड़ पाया, शायद मेरी प्रमोशन हो जाए, लेकिन इज्जत तो ज़रूर बनेगी। लेकिन क्या सच में वो कोई भूत है या कोई इंसान भूत बनकर लोगों को डरा रहा है, वहां लोगों पर हमला कर रहा है? मुझे देखना होगा, मुझे पता करना होगा। इसके बाद ये शाम का वक्त हो चुका था और मैंने गांव वालों को कहा, चलो वहां चलते हैं, जाकर देखते हैं। गांव वालों की हिम्मत टूट चुकी थी। उनका कहना था, आप अकेले जाना चाहते हो तो जा सकते हो, अंधेरे का वक्त हो गया है और वहां पर अंधेरे में जाना मौत को दावत देने के बराबर है। उन्होंने बातों बातों में मुझे बहुत ज्यादा डरा दिया था, तो मैंने सोचा आज ना जाना ही सही होगा। पहले ही दिन तो यहां पर आया हूं, पहले ही दिन ऐसी खतरनाक जगह पर जाना सही नहीं होगा। पहले समझना होगा यहां कैसे कैसे खतरे हैं। कोई ऐसा जानवर तो नहीं जो इन्हें भूत लगता हो, वो लोगों पर हमला करता हो। पहले समझूंगा। उस रात मैं उस गांव में ही रुका था और पहली बार अलग सा एहसास हो रहा था। उस गांव के जितने घर थे ना, वहां जमीन के नीचे कब पानी आ जाता है पता ही नहीं चलता। उन घरों को, उन झोंपड़ियों को जमीन से 5 से 6 फुट ऊपर बनाया गया था। नीचे लकड़ी के बड़े बड़े बंबू से लगाए गए थे ताकि नीचे पानी भरने पर भी घरों में पानी ना आए। धीरे धीरे रात को जैसे पानी ऊपर की तरफ उठना शुरू हो जाता है, जैसे समंदर का पानी यहां पर आ रहा हो, तो बिल्कुल वो घर के अंदर पानी आने को तैयार होता है। यहां चारों तरफ नदी के बीच बना हुआ ये गांव काफी खौफनाक लग रहा, और वो आवाजें जो मेरे घर के अंदर से आ रही थी कीड़ों की, उसने भी मुझे थोड़ा सा डराया था। जब मैं खिड़की खोलकर बाहर की तरफ देख रहा था ना, चांद की रोशनी पानी पर टकरा रही थी, चारों तरफ रोशनी फैलती जा रही थी, और एक ख्याल जिसने मेरे अंदर सिहरन सी पैदा कर दी, अगर यहां कोई बड़ी घटना हो जाए, मान लो गांव के लोगों पर हमला हो जाए, भागने का मौका तक नहीं है। पानी कई फुट ऊपर तक आ चुका है, जमीन पर पैर रखना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। मैं पूरी रात सो नहीं पाया था। पानी के हिलने की वो आवाज जब जब अंदर आती, मैं जमीन को हाथ लगाकर देखता। नीचे बड़े बड़े फट्टे लगाए गए थे, उनके ऊपर मिट्टी का फर्श बनाया गया था, और उसके ऊपर जैसे कुछ घास फूस रखकर कुछ चद्दरें डाली गई थी। वो नरम गद्दा सा बन गया था। फिर भी मैं नहीं चाहता था गीले गद्दे पर सोऊं। पूरी रात सो नहीं पाया। जैसे ही सुबह सूरज चढ़ा, बाहर से आवाजें आना शुरू हो गई। मैं घर से बाहर निकला तो जितना पानी रात के वक्त आया हुआ था, सभी का सभी जैसे वापस चला गया हो, या जमीन ने उसे सोख लिया हो। मैं जमीन पर पैर रख सकता था। मिट्टी नरम हो चुकी थी, लेकिन फिर भी चला जा सकता था। अब मैंने गांव वालों से बात की कि सुबह का वक्त हो चुका है, अब मुझे वहां पर जाना होगा, देखना होगा जहां पर सबसे ज्यादा घटनाएं होती हैं। मेरे साथ 2 लोग थे, हट्टे कट्टे पहलवान से। कश्ती पर बैठकर वो मुझे उस जगह लेकर गए। 45 मिनट का समय लगा था कश्ती के साथ, पेड़ों के आसपास से घूमते हुए। साफ पानी के ऊपर कश्ती आगे की तरफ निकल रही थी। दोनों तरफ मुझे जंगल नजर आ रहा, घास नजर आ रही, और मैं उन्हें कह रहा था यहां चलकर जाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा था नहीं, ये घास देखने में मिट्टी जैसी लग रही है, लेकिन जब आप इस पर पैर रखेंगे ना, आपका पैर जमीन में धंसना शुरू हो जाएगा। ये दलदली सा इलाका है, मिट्टी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन जो रास्ते पर हम जा रहे हैं नदी के सहारे, ये ही आखिरी रास्ता है वहां पहुंचने का। 45 मिनट लगाकर उस कश्ती को एक जंगल के बीच वाले इलाके में पहुंचाया गया। पेड़ इतने ऊंचे ऊंचे थे, ऐसा लग रहा था शाम का वक्त हो रहा हो, जबकि सुबह के 10 बजे का ही वक्त था। सूरज पूरी तरह से चढ़ा हुआ था, लेकिन वहां पेड़ों की छतरी के कारण रोशनी नीचे तक कम आ रही थी। अंधेरा अंधेरा सा प्रतीत हो रहा। जब उस जमीन पर मैंने पैर रखा था, वो हिलती हुई जमीन लग रही थी। ऐसा लग रहा था वो मिट्टी पानी के ऊपर तैर रही हो। मैं छलांग लगाऊंगा, कहीं छेद ना हो जाए। नीचे छेद से
मैं मिट्टी के नीचे दलदली पानी में न पहुंच जाऊं। लेकिन उन्होंने बताया यह मिट्टी हिलती हुई प्रतीत जरूर होती है, लेकिन कभी भी इसके नीचे पानी नहीं निकलता। ये जमीन जुड़ी हुई है, बस ये कुछ इलाके हैं जो दलदली नहीं है, जहां पानी नहीं है। उस मिट्टी पर मैं अकेले ने पैर रखा था, उस मिट्टी पर मैं अकेला था। वो दोनों ने वहां पर पैर नहीं रखा। उनका मानना था दिन के वक्त यहां पर आना अपशगुन की निशानी होती है और रात के वक्त वो भूत परेशान करता है, इसीलिए वो यहां पर पैर रखना नहीं चाहते थे। लेकिन मैं इस गांव का नहीं था, मैं उनकी संस्कृति जानता नहीं था, मैं उनके जैसा अंधविश्वास पर यकीन करने वाला नहीं था। मैंने जमीन पर पैर रखा, आगे की तरफ बढ़ने लगा। वहां पेड़ों को इस तरह से मोड़कर बनाया गया था जैसे आकृतियां दी गई हों, घरों की, दरवाजों की, लेकिन वो सिर्फ दिखने में दरवाजे और घर थे। पास पहुंचने पर वो पेड़ नजर आते, पीछे कुछ नहीं था, जैसे सिर्फ आगे वाली दीवार सी बनाई गई हो। निकलते निकलते मैं कब्रिस्तान में पहुंचा था और वहां देखकर मैं हैरान था। वो साफ साफ कब्रिस्तान था। लोहे का इस्तेमाल किया गया, लकड़ी का इस्तेमाल किया गया, लेकिन वहां जितनी भी कब्रें थी सब जैसे खोदी गई थी। मिट्टी इधर उधर बिखरी हुई और वहां मुझे इंसानी शरीर के कई अंग दिख रहे, कई हड्डियां दिख रही, जैसे लाशों को जमीन से निकाला जा रहा हो और जो काम की लाशें हैं उन्हें ले जाया जा रहा हो, बाकी हड्डियों को यहां पर बिखेरा जा रहा हो। मैं काफी आगे तक चलता जा रहा था। भले ही मैं अकेला जरूर था, लेकिन मैं तेजधार हथियार अपने साथ लेकर आया था। एक भाला भी लेकर आया था। मेरे पास रिवॉल्वर नहीं थी, लेकिन मैं इस तरह से भी काम चला सकता था। अगर कोई भी जानवर मेरे करीब आने की कोशिश करेगा ना, तेज धार इस भाले से उसे चीर कर रख दूंगा। आगे बढ़ते बढ़ते मैं एक ऐसी जगह पहुंचा जहां पर मिट्टी एक नदी के साथ लगती थी और उसके बाद आगे की जमीन। मुझे छलांग लगाकर जैसे आगे पहुंचना था, लेकिन पता नहीं था ये जो छोटा सा टापू बना हुआ है इतना ही है या हिस्सों में है। आसपास दलदली इलाका और बीच बीच में जैसे छोटे छोटे टापू दिख रहे। शायद छलांगे लगा लगा कर मुझे अलग अलग जगह पर जाना होगा। अंधेरा बहुत ज्यादा था, मैं पानी में पैर रखना नहीं चाहता था। अचानक मुझे सामने कुछ नजर आया, काला काला सा, जैसे कोई इंसान हो जिसने पानी के अंदर से थोड़ा सा सर बाहर की तरफ निकाला हो। पहले तो मुझे लगा कि वो दो आंखें ही हैं, लेकिन अंधेरा इतना ज्यादा था मैं पक्के तौर पर नहीं कह सकता था। अचानक वो चीज पानी में चली गई। मैं अच्छे से देख भी नहीं पाया। मुझे नहीं पता वो जानवर था या इंसान था, लेकिन देखने में इंसान बाहर की तरफ निकलकर लग रहा। मैंने कदम पीछे हटाने शुरू कर दिए। मैं अकेला ही था। ऐसा ना हो यहाँ कुछ ऐसा हो जो मुझ पर हमला कर दे, या इंसान ही यहाँ पर ऐसे रहते हों जो कहीं और जुर्म करके यहाँ छिपने के लिए आए हों, या वो भूतों वाली बात सच निकली। फिर मैं क्या करूँगा? मैंने तो तैयारी भी नहीं की। किसी को अपने साथ रखना सही होगा, अकेले इस तरह से यहाँ घूमना सही नहीं होगा। मैं वापस चल पड़ा था बड़ी तेजी से। उस कब्रिस्तान से निकलकर जैसे ही मैं उस कश्ती के पास पहुंचा, वो दोनों लड़के उस कश्ती पर ही बैठे हुए मुझे देखकर काफी ज्यादा खुश हुए। आप आ गए, चलिए चलते हैं। मैंने उन्हें कहा, अभी जाने का समय नहीं है, यहाँ पर हमें समय बिताना होगा। और मैंने आगे वाले उस काले पानी में कुछ देखा था। अच्छे से नजर तो नहीं आया, लेकिन मुझे लगा जैसे इंसान हो जिसने सर बाहर की तरफ निकाला हो। उसकी आंखें सी दिख रही थी। फिर वो पानी में चला गया। मैंने इंतजार किया कि अगर इंसान है तो सांस लेगा, बाहर की तरफ आएगा, या कोई जानवर भी है तो बाहर तो आएगा ना। कुछ मिनट इंतजार किया, वो बाहर नहीं आया। फिर तो मैं वापस आ गया। ऐसा कोई पानी वाला जानवर ना हो तो तुम मेरे साथ आओ, इकट्ठे चलते हैं। वहां जाकर हमें देखना होगा, पता तो करना होगा ना किस चीज ने यहां पर दहशत मचा रखी है। मेरी ये बात सुनकर दोनों हक्के बक्के से हो गए थे, एक दूसरे की तरफ देखे जा रहे थे। मैंने फिर से उन्हें समझाया, देखो अब शगुन की बात नहीं है, यहां तुम्हें मेरी मदद तो करनी होगी ना। ये पूरे केस को मैं अकेला थोड़े ना सुलझा सकता हूं। अगर कोई क्रिमिनल हुआ या कोई जानवर हुआ या वो भूत ही हुआ, मुझे मदद की जरूरत होगी। अब पुलिस वाले सुपरमैन नहीं होते जो अकेले सब कुछ कर सकते हैं। अगर आप मेरी मदद करेंगे
तो मैं ये जल्दी से जल्दी सुलझा पाऊंगा, आपकी मदद जल्दी कर पाऊंगा। ये बातों का असर उन पर हो गया। वहां मिट्टी को सर पर लगाने के बाद उन्होंने उस जमीन पर पैर रखा, मेरे साथ साथ चलने लगे। मैं उनसे पूछता जा रहा था, यहां जाया जा सकता है या नहीं। जैसे ही इस टापू के बिल्कुल एक अंत तक पहुंचे, बीच में नदी थी, दूसरी तरफ भी टापू सा लग रहा, साफ मिट्टी थी। मैंने उनसे पूछा, क्या दूसरी तरफ जाया जा सकता है? उन्होंने कहा, जी बिल्कुल, बस इस नदी में पैर मत रखना। नदी में पैर रखोगे, ऊपर से तो बहाव नहीं लग रहा, लेकिन अंदर बहाव होता है। आप थोड़ा सा आगे की तरफ बह सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहकर काफी आगे निकल जाएंगे, लेकिन आपको कुछ पकड़ना होगा। नीचे कई पेड़ों की जड़ें हैं जिसमें टांगे फंस सकती हैं, फिर थोड़ी मुश्किल हो जाती है जिन्हें तैरना नहीं आता। वहां लकड़ी के बड़े बड़े हिस्से बड़े बड़े पेड़ों को सटाने के बाद नदी के ऊपर जैसे पुल सा तैयार कर दिया। ये वो नहीं कर पा रहे थे, लेकिन मैंने उन्हें सिखाया कैसे ये करना है। वहां छोटे छोटे पुल बनाए ताकि एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंचा जा सके। यहां अच्छे से पता करना था क्या चल रहा है क्या नहीं। मैंने देखा वो कब्रिस्तान में शरीर के कई अंग पड़े हुए थे, खोद खोद कर निकाले गए, लेकिन आगे वाली जितनी भी जमीन थी वहां फटे हुए कपड़े मिल रहे थे, शरीर के अंग नहीं मिल रहे थे। मैं देखता गया, उन सबूतों को इकट्ठा करता गया। पेड़ों पर अजीब अजीब निशान बने हुए, और मैंने उन लड़कों से पूछा था, ये निशान कैसे हैं? उन्होंने कहा, हमें इसके बारे में नहीं पता, गांव में ऐसे निशान नहीं बनाए जाते। ये हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति के कोई चिन्ह नहीं है, ये तो जैसे किसी और ने बनाए हैं। मैं ध्यान से देखने लगा, वो चिन्ह क्या है, निशान क्या है, लेकिन कई पेड़ों पर वो निशान बनाए गए। फिर मैंने ध्यान देना शुरू किया। हर एक पेड़ जिस पर लाल रंग के फूल लगे हुए थे, उसी के ऊपर ऐसे निशान बनाए गए थे। मैं ये एक कागज पर नोट करता गया। सब चीजें जो यहाँ हो रही हैं, हर चीज को पहले नोट करना पड़ता है, फिर सोचना पड़ता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। समय बीता जा रहा था। ये छोटा सा टापू नहीं था, यहाँ छोटे छोटे कई टापू थे जो एक दूसरे के बहुत ज्यादा करीब थे। बड़े बड़े पेड़ों को गिराकर एक टापू से जैसे दूसरे टापू तक जाया जा सकता था, और कई जगह बड़े बड़े तालाब, दिखने में साफ पानी के तालाब असल में दलदल थे जिसमें पैर नहीं रखा जा सकता था, नहाया नहीं जा सकता था, ना वो पानी को पिया जा सकता था। वहां एक दलदली इलाके में ऐसे नीले नीले फूल लगे हुए थे जो बहुत ज्यादा जहरीले थे। उन्होंने बताया, इन फूलों को हाथ लगाने के बाद जैसे आपको मदहोशी सी होने लगेगी, आपको लगने लगेगा आपकी आंखों के सामने अजीब अजीब दृश्य आ रहे हैं, और धीरे धीरे वो जहर आप पर असर करने लगेगा। लेकिन ये जहर किसी को मारता नहीं, बेहोश कर देता है। कई घंटों बाद होश आता है। अब एक जगह मिट्टी काफी ज्यादा गीली थी, लेकिन उस पर पैरों के निशान से बने हुए। उन पैरों के निशानों को देखकर मैंने उन लड़कों से पूछा था, ये तो इंसानी पैरों के निशान लग रहे हैं, लेकिन यहाँ कई जगह ये पैरों के निशान फैले हुए हैं। तुमने तो कहा था इस तरफ कोई भी गांव का आदमी आता नहीं, तो ये पैरों के निशान किसके हैं? उन्होंने कहा, भूतों के निशान होंगे, भूतों के, चलो यहां से चलते हैं। मैंने कहा, नहीं, पैरों के निशान अलग अलग दिशा में जा रहे हैं, ध्यान से देखो, 3 दिशाओं में जा रहे हैं। ऐसा करते हैं, हम तीनों उस दिशा की तरफ चलते हैं, पता तो लगेगा ये पैरों के निशान किस तरफ गए हैं। क्या यहाँ जो लोग खोए हैं, मैं तो मान सकता हूं कि 13 लोग खो गए हैं, 2 लोग मारे गए हैं। जिनकी लाशें नहीं मिली उन्हें मृत घोषित नहीं किया जाता जब तक पक्के सबूत नहीं मिलते। तो ऐसा करो, एक एक हम चलते हैं, अलग अलग दिशा में जाते हैं, पैरों के ये जो निशान हैं उसका पीछा करने की कोशिश करते हैं, और हमें आगे क्या मिलता है, कैसी जगह मिलती है, वो हम आधे घंटे में दोबारा यहीं पर आएंगे और एक दूसरे को बताएंगे। वो थोड़े से डर रहे थे, अकेले होना नहीं चाहते थे, लेकिन मैंने उन्हें समझाया था, यहाँ दिन के वक्त तो किसी पर हमला नहीं हुआ ना। उन्होंने कहा, कभी नहीं। मैंने कहा, तो अब दिन का वक्त है, डरो मत, आधे घंटे की तो बात है। वो मान गए। वो अलग अलग दिशा में गए थे और मैं सीधे जो पैरों के निशान आगे की तरफ जा रहे उस तरफ चलने लगा। पैरों के निशानों का पीछा करने लगा था मैं। ऐसा लग रहा था बड़े पैरों वाला कोई इंसान नंगे पांव चलता चलता, निशान बनाता बनाता वो घने जंगल के अंदर की तरफ गया है।
आगे कोई दलदली इलाका नहीं था। ऐसा लग रहा काफी सख्त मिट्टी है, लेकिन उस पर पैरों के वो जो निशान थे ना, वो काफी आगे तक जाते थे। बहुत दूर तक चला था मैं, लेकिन बीच बीच में ऐसे घुमाव आते कि मेरा सर चकराने लगता। ऐसा लग रहा था जो भी यहाँ पर आया है वो जैसे भटक चुका हो, कभी दाईं तरफ चल पड़ता हो, कभी बाईं तरफ। पैरों के निशान बिल्कुल सीधे में नहीं थे, अलग अलग दिशाओं में। एक पल के लिए मुझे ऐसा भी लगा था, ऐसा ना हो ये पैरों के निशान का पीछा करते करते मैं अपने किसी साथी से ही मिल जाऊं। और एक जगह मुझे लगा ऐसा हो गया। पैरों के निशानों का मैं पीछा कर रहा और सामने आया एक बड़ा सा पेड़। मैंने वो पेड़ों की छतरी के बीच कुछ अंधेरे में देखा, वो आदमी सामने खड़ा। मुझे लगा यह तो मेरा साथी है, वो लड़का होगा ना, घूमते हुए यहां आ गया। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, पैरों के निशान यहां तक ले आए? उसने कोई जवाब नहीं दिया, काफी दूर था। मुझे पता नहीं था ये मेरा वो साथी ही है या कोई और है। लेकिन एक बार जब जवाब नहीं मिला, मैंने दूसरी बार सवाल पूछा, क्या हुआ? इधर आओ, क्या पैरों के निशान इस तरफ जा रहे हैं या आगे की तरफ जा रहे हैं, या तुम्हें कुछ मिला है? उसने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ उसकी तरफ जाता हुआ उसके काफी करीब पहुंचा। अचानक वो डरकर जैसे पेड़ के पीछे हो गया हो। मुझे लगा ये क्या हुआ? जैसे ही मैं पेड़ के पीछे देखने के लिए गया, मैंने ध्यान दिया ही नहीं था ये मेरा साथी है या नहीं। अंधेरे में पता नहीं चल रहा, परछाई सी काले रंग की बन रही थी। पेड़ के पीछे कोई नहीं और अचानक पीछे से आवाज आई, सर सर। वो दोनों लड़के इकट्ठे थे, पीछे से आवाज लगा रहे और कह रहे, सर यहाँ कुछ है, हमें कुछ दिखा। पहले हमें लगा कि आप तो नहीं, लेकिन हमें डर लग रहा है सर, चलो सर चलते हैं। मैंने पीछे मुड़कर उनकी तरफ देखा और मैं भी घबरा गया। वो दोनों लड़के पीछे हैं, तो जो पेड़ के पीछे भागा था, छिपा था, वो कौन था? मैं डर गया। मेरी हिम्मत नहीं हुई उन पेड़ों के पीछे जाकर देखने की। वो लड़के कहते जा रहे थे, सर चलो, हमें डर लग रहा है, सर चलो, समय बीता जा रहा है। उनकी बात मुझे माननी पड़ी। मैं अमूमन इतना ज्यादा डरता नहीं, लेकिन मुझे एक पल के लिए महसूस नहीं हुआ कि मैं अगर डर गया तो कायर सा बन जाऊंगा। मैं बस पीछे चल पड़ा। वो निकलने लगे, मैं साथ साथ चलता गया। उस पेड़ के पीछे कुछ आवाजें आई थी किसी के चलने की, लेकिन हिम्मत नहीं हुई वहां देखने की। उन लड़कों के साथ कश्ती पर बैठकर, वक्त दोपहर का होगा, उन्हें भूख लगी हुई थी, इसीलिए हम कश्ती से वहां निकले और गांव में पहुंच गए। गांव में पहुंचकर वो जैसे बहुत ज्यादा घबराए हुए। उन्होंने गांव वालों को पूरी घटना के बारे में बताया, वो कहां कहां तक गए और कैसे वो अकेले अकेले भी गए थे। गांव वाले कुछ गुस्सा थे मुझ पर, लेकिन मैंने भी उन्हें समझाया, मैं अकेला ऐसी चीज को इतनी आसानी से समझ नहीं सकता, आपकी मदद की जरूरत तो होगी। फिर गांव वाले भी समझे और मैंने उन लड़कों की पूरी बात भी सुनी। अकेले अकेले ही थे, लेकिन वहां उन्हें आवाजें सुनाई देने लगी। उन्हें लगने लगा कोई आसपास चल रहा है। पहले उन्हें भी लगा हम में से ही कोई होगा, लेकिन पूरी तरह से काला काला। एक तो अंधेरा था, पहचान में नहीं आ रहा, लेकिन एक लड़के ने अपने साथी को दाईं तरफ देखा था और वो काली सी परछाई तो बाईं तरफ थी। उन्हें तब लगा ये कोई और है, हो सकता है ये वही भूत है जो यहां पर नजर आता है। दोनों ने एक दूसरे से बात की, वो डर गए और उसके बाद मेरे पास आए थे और मैंने उन्हें बताया मुझे आगे कोई नजर आया था और तुम दोनों तो पीछे थे। ये बात सुनकर वो दोनों डर गए और कहने लगे, सर अच्छा हुआ आप आगे नहीं गए। यहाँ जो भी उस भूत का पीछा करता है ना, वो अंधेरे में ले जाने की कोशिश करता है और जहां पर कहते हैं वो ले जाता है, कोई वापस नहीं आ पाता। मैंने इतनी बातें पता कर ली थी। अब मुझे लगा ये बातों को मुझे पुलिस इंस्पेक्टर को बताना चाहिए। तो वो शाम के वक्त ही मैं उस गांव से निकला था। लंबा सफर तय करने के बाद अगले दिन मैं पुलिस स्टेशन पहुंच गया। इंस्पेक्टर साहब को ये पूरी की पूरी बात के बारे में बताया था और मैंने ये भी कहा था वहां कुछ ऐसा नजर आया था जो बड़ा डरावना सा लग रहा था, जैसे वो पानी के अंदर सांस ले पाता हो। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे इतनी ज्यादा बातें सुना दी कि मैं अंदर से टूटने लगा था। उनका कहना था तुम भी उनकी बातों में आ गए, अंधविश्वास पर यकीन करने लगे।
कानून अंधविश्वास को नहीं मानता। अगर तुम्हें वो केस छोड़ना हो तुम छोड़ सकते हो, लेकिन उसके बदले में हो सकता है तुम्हारी ट्रांसफर हो जाए, और प्रमोशन तो होगा नहीं क्योंकि तुमने तो कुछ किया नहीं, डर कर तो तुम आ गए। अब इंस्पेक्टर साहब ने इतनी बातें मुझे बता दी, ये भी कह दिया कि मुझे मदद मिलने वाली नहीं, लेकिन मैं वहां पर जितना समय बिताना चाहता हूं वो बिता सकता हूं। काम खत्म करके वो गांव वालों को समझा कर ही मुझे वापस आना होगा। तो वो दिन वापस आने में लग गया। जब मैं गांव पहुंचा, गांव वालों की आंखों में मुझे ऐसा लग रहा था जैसे उम्मीद हो, लेकिन मेरी बातें सुनकर उनकी उम्मीदें टूटी जा रही थी। वो कह रहे पुलिस वाले यहां पर नहीं आएंगे, आप अकेले को दोबारा भेज दिया। मैंने कहा मैं उनको समझाने की कोशिश कर रहा था, वो अंधविश्वास पर यकीन नहीं करते। मैं चाहे जो कर लूं वो यकीन नहीं करेंगे। तो ये जो घटना हो रही है, यहाँ जो हो रहा है, ये मुझ अकेले को ही सुलझाना होगा। गांव वाले बहुत ज़्यादा मायूस थे, लेकिन मैंने गांव वालों के अंदर हिम्मत भरने की कोशिश की और मैंने उन्हें कहा तुम कभी ना कभी किसी के मरने पर लाश वहां पर लेकर जरूर जाते हो, भले ही वो भूत तुम्हारे सामने आ जाए या नहीं। उन्होंने कहा हाँ, जब कोई मर जाता है आखिरी बार उसे इज्जत के साथ विदाई दी जाती है, तो हम उसके लिए खुद की जान को भी खतरे में डाल लेते हैं। मैंने कहा तो बस दोबारा समझ लो कि जो मरने वाला है उससे पहले ही हम सबको इज्जत दे रहे हैं। हमें हिम्मत वाला बनकर अपनी जिंदगी को भी वैसा बनाना है कि भगवान हम पर गर्व कर पाए। हिम्मत भरता गया मैं और उनमें जोश भर गया था। मैंने तैयार कर लिए 10 ऐसे लोग जो मेरे साथ रात को वहां पर जा सकते थे, जो अपनी जिंदगी निछावर कर सकते थे आखिरकार उस भूत को जो उन्हें लग रहा है, जबकि मुझे लग रहा है कोई ना कोई इंसान है, किसी ना किसी टेक्निक का इस्तेमाल कर रहा है। हो सकता है एक हो सकता है एक से ज्यादा हो, लेकिन इस बार ज्यादा लोगों की भीड़ होगी तो हम आसानी से उसे पकड़ पाएंगे। रात के वक्त वहां पर हम पहुंचे थे और रात को सब थर थर कांप रहे। बार बार उनके अंदर का डर मैं खत्म करता जा रहा था। लाइट्स अपने साथ लेकर गए थे, वहां कई जगह हमने लाइट्स लगा दी थी, हाथ में टॉर्च, वो भी वाटर प्रूफ वाली, ताकि इस पानी में खराब ना हो जाए। वहां उस इलाके को हमने घेर रखा था। कहते हैं यहां पर नजर आता है वो अजीब सा भूत, जिन्होंने देखा वो मारे गए और बाकी जो झलक देख पाए वो बचे। मैं बस उसे पकड़ना चाहता था, जानना चाहता था। 10 के 10 लोग, मैंने साफ साफ उन्हें कहा था कोई अकेला अकेला नहीं जाएगा, रात को यहाँ खतरा है, सब एक साथ रहेंगे और जहां जाएंगे इकट्ठे जाएंगे। अब हमें उस जगह जाना होगा जहां मैं और मेरे 2 साथियों ने वैसे किसी आदमी को देखा था, परछाई से। लाइट में साफ साफ देखने की कोशिश करेंगे। पूरी की पूरी भीड़, वो 10 लोगों की और मैं 11वां, वहां पर पहुंचे थे। पानी में कुछ आवाजें आ रही। रात को जो पानी के टिड्डे होते हैं, पेड़ों के ऊपर के पंछी, हर एक चीज जैसे आवाज कर रही और हमें परेशान कर रही, जैसे वो जंगल हमारे विपरीत कार्य कर रहा हो। वो जंगल ही ना चाहता हो, कुदरत ही ना चाहती हो कि हम उस राज को जान पाएं। मुझे ऐसे अपशगुन की निशानी आंखों के सामने नजर आ रही। मरे हुए वो जानवर, वो कई कौवे जिनके पंख आसपास बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था सुबह जो कल हम आए थे और आज बहुत ज्यादा चीजें बदल चुकी हों। पूरी की पूरी भीड़ आगे उस जगह पहुंच गई थी। हमें महसूस हुआ हमारे सिवा भी यहां पर कुछ और मौजूद है। कोई जानवर भी हो सकता है, पानी में कोई मगरमच्छ भी हो सकता है, या हो सकता है कोई इंसान यहां पर मौजूद हो। सब डरे हुए थे और मैं उनके आगे आगे। जैसे ही उस पेड़ के पास हम पहुंचे, पेड़ के पास दिख रही वो परछाई सबको डराने के लिए काफी थी, लेकिन हमारे पास जो टॉर्च थी, कुछ लोग दाईं तरफ गए, कुछ बाईं तरफ। एक साथ जब वो टॉर्च की रोशनी उस तरफ पड़ी, वो परछाई नहीं, हमें साफ साफ नजर आया था। वो क्या चीज थी? वो सामने अजीब सा जानवर था जो 2 पैरों पर खड़ा, पीठ हमारी तरफ थी, बड़ा सर जैसे किसी भेड़िए का हो। सब डरे, थोड़ा पीछे हटे, जबकि मैंने 2-4 कदम और आगे की तरफ बढ़ाए, लेकिन जैसे ही वो पलटा
उसका चेहरा इंसानी नहीं था, वो जानवर ही था, लेकिन अब आगे से साफ दिखा। उसकी बड़ी बड़ी आंखें, चौड़ा सा मुंह, लंबी सी बाजू और लंबे लंबे हाथ। पैर उसके 3 उंगलियों वाले काफी लंबे से थे और वो गुर्रा रहा मुझे देखकर। लेकिन इतनी भीड़ को देखने के बाद उसने धीरे धीरे कदम पीछे हटाए और वो पेड़ के पीछे जैसे गायब सा हो गया। उसका चेहरा सबकी आंखों में छप सा गया था। पहली बार सबने उसे सामने से देखा था। इससे पहले बताने वाले अधूरी बातें बताते थे। यहाँ वो दिए मशाले लेकर आते थे, साफ साफ देख नहीं पाते थे। इस बार तैयारी करके आए तो सबने साफ देखा, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। वो जानवर था या भूत था। लेकिन मैंने जैसे ही वो पेड़ के ऊपर से छलांग लगाकर दूसरी तरफ पहुंचकर उसे पकड़ने की कोशिश की, वो तो आगे आगे भागने सा लगा था। मैं उसके पीछे पीछे। मुझे लग रहा था मेरे साथी भी मेरे पीछे पीछे ही होंगे। मैं उन्हें यहां लेकर इसीलिए आया हूं ताकि इस जानवर को पकड़ पाऊं। ये कोई जानवर ही है या कोई ऐसा इंसान जो बहुत बुरी बीमारी से जूझ रहा है, ये मुझे जानना था। हाथ में भाला, मैं उसके पीछे पीछे और वो जानवर काफी आगे तक भागा, छलांग लगाकर एक पेड़ पर चढ़ा और फिर मैं जब वहां रुककर उसे देख रहा था, उसने मेरे ऊपर छलांग लगा दी। मेरा रिएक्शन टाइम बहुत तेज था। मैं पुलिस वाला हूं, इसीलिए मेरी ट्रेनिंग ऐसी हुई है। भाला आगे कर दिया मैंने। वो भाला उसके सीने के आर पार हो गया था, लेकिन उसका पंजा मेरे चेहरे पर भी लगा था। थोड़ा सा खून निकला और भाले को एक तरफ झटक कर मैंने उसे फेंक दिया। वो जमीन पर गिरा। मुझे लगा छाती के आर पार भाला हो चुका है। भाला खींचकर मैंने बाहर जरूर निकाल लिया था, लेकिन वो दोबारा उठा। थोड़ा जख्मी था। फिर से पेड़ पर छलांग लगाई और पेड़ पर छलांग लगाने के बाद मेरे ऊपर छलांग लगाने की कोशिश की। मैं दाईं तरफ लौट गया तो बचा, लेकिन उसके पंजे जमीन में गड़ चुके थे। वो सीधा सीधा हमला नहीं करता, जैसे छलांग लगाकर ऊपर से बड़ी जोरदार हमला करता था और बार बार भाला आगे करके मैं उसे जख्मी भी कर रहा और मैं भी जख्मी हो रहा। लेकिन मेरे साथी बहुत समय तक पीछे नहीं आ रहे। फिर वो जानवर मेरे सामने खड़ा हो गया और भाला आगे की तरफ किए हुए। मैं खुद को भी बचाना चाहता था, उसे भी रोकना चाहता था। मुझे नहीं पता था इस तरह के हालात बन जाएंगे कि मुकाबला आमने सामने का हो जाएगा। मैंने उसका मुकाबला करने की बहुत कोशिश की। फिर मुझे लगा मुझे थोड़ा थोड़ा पीछे जरूर हटना होगा। मैं थोड़ा थोड़ा पीछे हटने लगा था। मैंने अपने साथियों को भी देखा जो वहां पीछे छिपे हुए बड़े डरपोक से थे, लेकिन मुझे उस जानवर से इस तरह से भिड़ता देख वो भी मेरी मदद के लिए आ गए। मैं अकेला मारा जाता, शायद मुझे देखकर उनमें हिम्मत जाग गई थी। वो भी मुकाबला करने लगे। जो जो उनके हाथ में था तेज धार हथियार वो भी वार करते, लेकिन उस जानवर को कोई असर नहीं हो रहा था। मांस छिल रहा था, छाती के आर पार भाला हो जाता, लेकिन वो मर नहीं रहा था। इतना जख्मी होने के बाद भी कमजोर नहीं पड़ रहा। लेकिन भीड़ ने जब चारों तरफ से उसे घेर लिया, उसे भी पीछे हटते हुए देखा। उसकी आंखों में भी खौफ देखा और जब सामने वाला खौफ खाने लगे, समझो आप जीत रहे हैं। और जीत जब दिखने लगे तो हिम्मत बढ़ने लगती है। सबकी हिम्मत बढ़ने लगी थी, सब मुकाबला कर रहे और वो पीछे पानी के अंदर समा गया। जब वो पानी में गया तब पानी के अंदर कोई जाना नहीं चाहता था और समझदारी इसी में थी कि हम यहाँ जमीन पर रहें जहाँ हम ताकतवर हैं, वहां ना जाएं जहाँ हो सकता है वो ताकतवर हो। वो क्या था, क्या कर सकता था, अब तक पता नहीं था। पहली बार तो देखा था, मुकाबला भी हो चुका है। जाने तो सही, रात के अंधेरे में ही हम वहां से निकले थे। ना तो वो जीत पाया था, सच कहें तो ना हम जीत पाए थे। लेकिन गांव में पहुंचकर मैं बहुत ज्यादा जख्मी था। मरहम पट्टी मेरी भी हुई थी और गांव वाले इकट्ठा होकर कह रहे वो भूत नहीं था, जानवर था। जैसे ऐसा जानवर जिसे मारा ना जा सकता हो। लेकिन वो क्या हो सकता है? किसी ने कहा वो पिशाच होगा, पिशाच ऐसे होते हैं। तो किसी ने कहा कि वो एक अजीब सा भूत है जो शरीर के साथ चलता है, इसीलिए शरीरों को, लाशों को कब्रों से निकालता है। लेकिन मैं जानता था ऐसी कोई चीज नहीं है। मुझे इसके बारे में पता करना होगा जो गांव वाले नहीं जानते। अगर गांव वालों को पता होता तो वो पहले ही समझ जाते। मुझे उस जगह से निकलना पड़ा, बाहर शहर की तरफ।
वो अगला दिन मैं शहर में रहा, तलाशता रहा, जानता रहा। पुलिस स्टेशन नहीं गया, वहां से मुझे कोई मदद नहीं मिलने वाली थी। एक ऐसे जानवर की बात बताता तो मुझ पर सब हंसते और शायद मुझे वापस जाने का मौका ना मिलता। डिमोशन होती, कहीं और भेजा जाता। मैंने ढूंढना शुरू कर दिया और अंत में ढूंढ निकाला ऐसा दिखने वाला जानवर जिसकी तस्वीर मुझे एक किताब में मिली थी। ये कोई पिशाच या भूत नहीं था, ये एक जानवर ही था जिसे घोल कहा जाता है। घोल जो जमीन में गड़ी हुई लाशों को निकाल निकाल कर खाता है और कहते हैं कहीं ये लाशों को लेकर जाता है और उनके शरीर के अंगों को अलग थलग करता है और जोड़कर कुछ बनाने की कोशिश करता है। उस जगह इसकी कमजोरी होती है और इसे मारना हमें अलग तरह से पड़ता है। इसे जख्मी करके मारा नहीं जा सकता, इसे काट कर मारा जा सकता है। शरीर के हर अंग को छोटे हिस्से में काटा जाए तो ही इसे मारा जा सकता है, वरना ये शरीर के हर अंग को दोबारा जोड़ सकता है। एक बार बहुत छोटे हिस्से हो जाएं, फिर ये कुछ नहीं कर पाता। ये जानकारी लेकर, तेज धार हथियार लेकर और एक बड़ी सी इलेक्ट्रॉनिक वाली आरी लेकर मैं सीधा पहुंच गया था अब उस गांव में। वो गांव में मेरी तैयारी देख गांव वालों में हिम्मत भर चुकी थी, क्योंकि मुकाबला उन्होंने भी किया था। अब वहां जाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा और मैं चाहता था ज्यादा से ज्यादा लोग वहां पर जाएं, ढूंढें उस जगह जहां वो लाशों को लेकर जाता है। जिंदा लोग हो सकता है वहां मौजूद हों, शायद कोई मिल ही जाए। हम जब वहां पहुंचे वो हमें नजर नहीं आ रहा। हम उस जगह तक पहुंच गए रात के अंधेरे में, लेकिन वो दिखा नहीं। पानी में कुछ आवाजें आती रहीं, लेकिन हम उस जगह पार करते करते काफी आगे बढ़े और वो जानवर जब इस भीड़ को देखकर घबरा चुका सामने से नजर आया। हमला करने की उसकी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि हर किसी ने तलवार या बड़े से चाकू को पकड़ रखा। जैसे वो समझ गया, उसकी कमजोरी पता लग गई है। चमकती हुई चीजों से वो डरता था, इसीलिए डरकर पीछे भागा पानी में। लेकिन हम पानी में नहीं गए, हम उस दिशा की तरफ गए जिस तरफ से वो आता था। वो टापू को पार करके हमें उस दलदली इलाके में पेड़ों के ऊपर से जाना पड़ा था। वहां पर हम कई जगह मशाले जलाते, रोशनी करते। वो पीछे पीछे इंतजार कर रहा, कोई पानी में गिरेगा वो जिंदा नहीं छोड़ता। और एक गलती से आदमी पानी में गिरा भी था, जिसकी टांग को उसने काटा था और टांग खींचकर धड़ से अलग कर दी। उस आदमी को तो हमने किसी तरह बचा लिया, उसे वापस भेज दिया, लेकिन हम उस दिशा में बढ़ते रहे जहां से वो डर रहा। एक ऐसी जगह, एक छोटा हिस्सा पेड़ों से घिरा हुआ, ऊपर से रोशनी नीचे आ नहीं रही। वो टॉर्च की रोशनी से हर तरफ जैसे दिखने लगा, और वहां हमने जो देखा हम बयां नहीं कर पा रहे। हमारी आंखें यकीन नहीं कर पा रही। ऐसा सच हो सकता है? कोई नहीं मान रहा था। ये भ्रम तो नहीं? क्या है ये जगह? बड़े बड़े पेड़ों पर टंगे हुए शरीर के अंग, और एक जगह हमने देखे बंधे हुए लोग मर चुके थे, भूखे प्यासे। जो लोग गायब हुए थे उन्हें वो मारता नहीं था, यहां लाकर बांध देता था। भूख प्यास से वो मर गए होंगे। लाशें टंगी थी और बाकी शरीर के अंग कटे हुए जो उसने जमीन से निकाले थे। उसे खास अंग चाहिए थे, वो यहाँ इकट्ठा करता था। यहाँ अंग ही अंग, चारों तरफ मौत की वो बदबू फैली हुई जो सिहरन पैदा करती थी। रीढ़ की हड्डी के अंदर वो ठंडक को निकालते हुए दिमाग को बिल्कुल सन्न कर देती थी। ऐसी खामोशी, चारों तरफ कीड़ों की आवाजें तक नहीं आ रही। इंसानों की लाशों में वो नकारात्मक शक्ति होती है जो हर तरफ फैल जाती है। मैं महसूस कर पा रहा था यहाँ कितनी खौफनाक मौतें हुई होंगी। दरिंदगी की हद तक पहुंचाया गया होगा उन लोगों को जो बचने की कोशिश तो कर रहे होंगे, लेकिन उसने बचने का कोई मौका नहीं दिया था। वहां हमने मशालों को फेंक कर उस इलाके को आग लगानी शुरू कर दी। लाशें जलने लगी थी, शरीर के अंग जलने लगे थे, पेड़ जलने लगे थे, क्योंकि वो टापू था। आग एक टापू से दूसरे टापू तक नहीं जाती, पूरा जंगल नहीं जलता, वो इलाका ही जलता। जैसे जैसे इलाका जलने लगा, वो घोल पानी से बाहर आकर हमला करने की कोशिश कर रहा।
जो पेड़ों को जला रहा वो हमला करता और हम भी तैयार। तेज धार हथियार से जब मुझ पर उसने हमला किया, मैंने वो इलेक्ट्रिक आरी से जैसे उसके एक कंधे को ही काट डाला। बाजू कटकर नीचे गिरी थी। वो भागा और एक ने तलवार से उसकी एक टांग काटी। उसके बाद जैसे ही वो पानी में छलांग लगाने वाला था, 2 लोगों ने उसे पकड़कर पीछे फेंक दिया। फिर बचना मुश्किल था। तलवारों के वार, भालों के वार, वहां आरी से काटा जा रहा। उसके अंगों को काटा गया। वो दर्द से नहीं चिल्लाया, बचने की कोशिश कर रहा। सबको पता था ऐसे घोल का एक अंग भी बच गया, वो फिर से बनना शुरू हो जाएगा। ये शरीर के अंग कहीं से खोद निकालेगा, जोड़ जोड़ कर खुद को जिंदा कर लेगा। मारना होगा इसे पूरी तरह से। काट काट कर छोटे छोटे हिस्से बना दिए थे जो हिल भी नहीं सकते थे। उसे भी वहीं पर जलाया हमने। शरीर के किसी अंग को भी छोड़ा नहीं था, हर अंग जला दिया था। घोल का अंत हो गया था और गांव वाले भी पूरी तरह से शांत। पूरी रात हमने वहां पर बिताई थी, पूरी रात। और जब सुबह हुई, शांति का एहसास, जैसे मुसीबत का अंत हो गया हो, जैसे एक बड़ी नकारात्मक ऊर्जा की समाप्ति की ओर हम निकल पड़े हों। और हमने वहां से चलकर कश्ती के सहारे वापसी का वो रास्ता चुना। गांव पहुंचकर सबने मेरा धन्यवाद किया था और मैंने भी खुशी खुशी उनसे वो हस्ताक्षर लिए थे कि यहाँ की कंप्लेंट खत्म हो चुकी है। खुशी खुशी उन्होंने वो हस्ताक्षर भी दिए थे। मैं वो कागज, वो पन्ना लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा और सब खुश थे। सब जैसे मुझे सांत्वना भी दे रहे, कोई बात नहीं, एक दिन एक बड़ा केस भी तुम्हारे हाथ लगेगा, अच्छी प्रमोशन तुम्हारी भी होगी। तब तक ऐसे छोटे मोटे केस तुम सुलझा सकते हो। अब हेड कांस्टेबल को बड़े केस नहीं मिलते ना। ये बातें सुनकर मैं अंदर ही अंदर सोचे जा रहा था। इन्हें पता भी नहीं वहां क्या चल रहा था। कितने भयानक दृश्य थे, मैं बताता भी वो यकीन नहीं करते। लेकिन अब मैं इसी पुलिस स्टेशन में रहने वाला था। मेरी सोच भी कुछ बदल गई थी। वो छोटे छोटे गांव में छोटी छोटी घटनाएं होती होंगी। कहते हैं बड़े बड़े शहरों में बड़ी बड़ी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन छोटे गांव में छोटी घटनाएं, यह सच नहीं है। छोटे छोटे गांव में कई बार बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं होती हैं जो सोच से परे होती हैं। मैं वैसे छोटे गांव में अब जाना नहीं चाहता था। वहां जैसे बड़ी बुरी यादें थी मेरी, लेकिन वहां से फिर से कंप्लेंट्स आने लगी थी। छोटी मोटी घटनाएं होती रहती। कुछ लोग गायब हो रहे थे कई जगह पर, जैसे लोगों को परेशान किया जा रहा था अनजान छोटे छोटे जानवरों द्वारा। मैंने उस तरफ ध्यान नहीं दिया। इंस्पेक्टर साहब मुझे और बड़े बड़े केस दे रहे थे। लेकिन 3 महीने बाद अचानक वो किताब, घोल से जुड़ी हुई वो किताब जो मैं पढ़कर वहां पर गया था उसे मारने के लिए, दोबारा खोली थी मैंने। अंतिम कुछ हिस्से जो मैंने पहले पढ़े नहीं थे उन्हें पढ़ना शुरू किया। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं ये पहले पढ़ क्यों नहीं पाया? मुझे ये पहले जानना चाहिए था। उनके अंतिम पन्नों पर बताया गया था घोल कैसे बनते हैं। घोल एक दूसरे को बना सकते हैं। ये पैदा नहीं होते, ये बनाए जाते हैं। एक घोल दूसरे घोल को बनाता है, लाशों को खाता है, अंगों को जमा करता है, अंगों को जोड़ता है, उनमें घोल को जिंदगी देता है। कहते हैं एक घोल को उसके द्वारा बनाए गए बाकी घोल के साथ ही मारना चाहिए, क्योंकि बाकी बचकर ताकतवर हो जाते हैं, दोबारा उसे जिंदा कर देते हैं और इकट्ठे हमला करते हैं। मैं डर गया था। क्या सच में वो घोल वहां लाशों को सिर्फ इकट्ठा नहीं कर रहा था और घोल बना रहा था? और क्या वहां जो दोबारा हमले शुरू हुए हैं उसके द्वारा बनाए गए घोल और ताकतवर होते जा रहे हैं और क्या उसे दोबारा जिंदा कर देंगे? ये बात सोचकर आज भी डरता हूं। मैं सोच रहा हूं वहां वापस जाऊं या ना जाऊं। क्या वो तैयारी करके तो नहीं बैठे होंगे, इंतजार तो नहीं कर रहे होंगे मेरा? मैं दोबारा वहां आऊंगा और इस बार जिंदा नहीं बच पाऊंगा।